तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बात करते हैं छोटा राजन पर बैंकॉक हमले की तीसरी किस्त की, जिसमें आज हम उस पर हुए हमले का जिक्र करेंगे। कैसे हुई हुई पूरी प्लानिंग, कैसे लोग पहुंचते हैं, उस सब की बात होगी। लेकिन थोड़ा सा जिक्र आखिर में भोलू का करना पड़ेगा। पहले साउथ अफ्रीका में तकरीबन 10 साल काम करने के बाद, अफ्रीकन कंट्रीज में सब मिला के, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, इधर उधर सब मिला के, और साउथ अफ्रीका, अब भोलू बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। जैसे हमारे भारत में कहावत है, परसू परसा परसराम। फाइनेंशियल स्टेटस चेंज होने से आदमी के नाम के साथ कैसे कैसे बदलाव होता जाता। जब गरीब था तो बेचारा परसू था, उसके बाद थोड़े पैसे कमाने लगा तो परसा हो गया, और जब अमीर बन गया तो श्री परशुराम जी हो गया। कुछ इसी किस्म की बात भोलू के साथ भी हुई। एक ज़माने में कराची में वो भोलू कसाब के नाम से जाना जाता था। फिर जब थोड़ा नाम हुआ तो कसाब हटा दिया गया, तो उसका सरनेम जो था, फैमिली सरनेम, भोलू पटनी बोलने लग गए। थोड़ा और रुतबा बढ़ा तो इब्राहिम भोलू पटनी। और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका में करोड़ोंपति हो गया, एक पाँव दुबई में, एक सऊदी अरबिया में, एक कराची में, एक कहीं तो एक जिम्बाब्वे में, एक मोजम्बिक और एक साउथ अफ्रीका, बड़ा सेठ हो गया था। तो उसका एक बार वो सऊदी जाके हज करके आ गया इसी दौर। अब हज करके आया तो हाजी हो गया। अब हाजी होना तो बहुत बड़ी बात गिनी जाती है। हाजी मस्तान भी बन गया था, हाजी मस्तान। तो अब भोलू जी हज करने के बाद उनका नाम पड़ गया हाजी इब्राहिम भोलू। अब पटनी भी हट गया, कसाब भी हट गया, और वो अब वो हाजी साहब के नाम से जाना पहचाने लगा, क्योंकि पैसा बहुत आ गया था। अब जैसे आपको पहले एपिसोड में बताया, दुश्मनियाँ छोटा राजन से बहुत बढ़ गई थी। माहौल गर्म था, एक्शन की ज़रूरत थी। तो अगस्त 2000 के पहले हफ्ते में शोएब भोलू को साउथ अफ्रीका से कराची बुलाता। उसके पहले शोएब की और दाऊद की कहीं मुलाकात हो गई होती है, जिसमें ये फैसला हो जाता है कि समय आ गया है कि छोटा राजन पे अटैक होना चाहिए। दाऊद अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर रहा था। मुंबई में उसके सोर्स जो थे वो बैंकॉक में जाके पूरी रेकी कर चुके थे। काफ़ी बड़े लेवल पर छोटा राजन का पता ठिकाना उनको मिल गया था, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। रशीद मलबारी भी था, एक वो सरदार जी लड़का भी था जिसका हमने एपिसोड बनाया था, आपने देखा होगा। तो और भी कुछ लोग लगे हुए थे। रेकी सबसे मुश्किल काम होता है ऐसे बड़े ऑपरेशन में। दूसरा बड़ा काम होता है हथियार वहाँ पहुँचाना, जो ना तो दाऊद के लिए मुश्किल था ना भोलू के लिए मुश्किल था, क्योंकि दोनों अपने अपने इलाकों में स्मगलिंग के किंग गिने जाते थे। भोलू को अच्छी तरह पता था कौन सी चीज़ किस देश में कैसे पहुंचानी है। इतने साल सोने की और ड्रग की तस्करी करते करते इसको सब रास्ते मालूम हो गए थे। दाऊद का तो ये पुराना पेशा था। तो मुझे लगता है कि जो हथियार बैंकॉक पहुँचे वो दाऊद के लोगों को दाऊद ने पहुँचाए, और जो भोलू ने अपने दोस्तों के लिए पहुँचाए वो भोलू ने खुद पहुँचाए। ऐसा इशारा मिलता है कुछ, अगर उस समय की रिपोर्टेज को देखा जाए। खैर, मीटिंग होती है दाऊद की और शोएब की। अब दाऊद अच्छी तरह भोलू को जानता था। वो नहीं चाहता था कि वो डायरेक्ट बात भोलू से करे, क्योंकि भोलू शायद अपनी जो उसकी नेचर थी, दोस्ताना इस किस्म का रिश्ते बना के रखना,
उसमें शायद वो पैसा लेने से इनकार कर लेता, लेकिन शोएब पक्का बिजनेसमैन था। उसको पता था कि अगर पैसा कहीं से भी आता है और उसके बदले में काम करना है तो पैसा तो लगेगा। तो कहा जाता है कि दाऊद ने शोएब को 5 करोड़ की सुपारी दी छोटा राजन के लिए स्कूटर तैयार करने की। अब इसके पहले ये रकम मुंबई के मीडिया में मुन्ना झगड़ा के साथ भी जुड़ी थी कि मुन्ना झगड़ा को 5 करोड़ ऑफर किया गया था। मुझे इस बात में सच्चाई नहीं लगती। उसके 2 कारण हैं। एक तो 1997 में जब मुन्ना झगड़ा मुंबई से भाग के राजन के हमले के 3 साल पहले पाकिस्तान पहुंचता है तो वो दाऊद की संरक्षण में था, दाऊद के रहमो करम पे था। उसकी पूरी फैमिली को शरण दाऊद ने दी थी ISI की मदद के साथ। उसको पाकिस्तानी आइडेंटिटी दी गई, पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया गया, रहने का घर दिया गया, खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। अब ऐसा आदमी जो कई सालों से दाऊद के लिए काम करते आ रहा है और फैमिली के साथ दाऊद के पास रह रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे आदमी को सुपारी देने की ज़रूरत होती। गैंग मेंबर्स को सुपारी नहीं दी जाती। सुपारी हमेशा बाहर के लोगों को दी जाती है, अपने लोगों को तो इनाम दिया जाता है। और वो इनाम तो दाऊद पहले ही दे चुका था, क्योंकि मुंबई में रहता तो मुन्ना झगड़ा का कभी का एनकाउंटर हो चुका होता। उसकी जान महफूज रखने के लिए सबसे बड़ी सुपारी तो वही थी। तो मुन्ना झगड़ा भी कोई ऐसी तबीयत का मालिक नहीं था कि वो दाऊद से पैसा लेके उसका काम करेगा। खैर, तो सुपारी जो है वो 5 करोड़ की असल में शोएब खान को दी गई। अगस्त 2000 के पहले हफ्ते में भोलू हाजी साहब भोलू को कराची बुलाया जाता, शोएब खान से मीटिंग होती, पूरा प्लान डिस्कस होता है और इसको ऑफर की जाती है। और वो शोएब ने आगे ऑफर कितने की उसका खुलासा नहीं हुआ। पूरे 5 करोड़ की या 4 की या 3 की। मुझे लगता है कि कुछ 4 करोड़ का सौदा हुआ होगा, 1 आधा करोड़ शोएब ने खुद रख लिया होगा। ऐसा कुछ होता है अक्सर अंडरवर्ल्ड में। तो उसने शर्त रखी, हाजी ने, बोलू ने, कि स्कूटर मेरे होंगे, पैसा आप दोगे। तो 3 स्कूटर भोलू की मर्जी के हायर किए जाते, उनको स्टैंड बाई रखा जाता, हथियार उनके पहले ही बैंकॉक पहुंचा दिए जाते हैं, रहने का बंदोबस्त सब वहाँ पे कर दिया जाता। और सब तैयारी होने के बाद, दाऊद का सिग्नल मिलने के बाद 15 अगस्त 2000 को ये पाकिस्तान की टीम बैंकॉक पहुंच जाती। कहा यह भी जाता है कि मुन्ना झगड़ा और उसके साथी अलग गए। उसके 2 कारण थे। एक तो ये लोग साथ में सब नहीं जाना चाहते थे। भोलू के तीनों लोग और भोलू भी एक फ्लाइट में नहीं गए, अलग अलग फ्लाइट से गए, इकट्ठे हुए जाके बैंकॉक। क्योंकि एक ग्रुप में जाना कहीं ना कहीं शक खड़ा करता है कि लोग कौन हैं जो इकट्ठे आ रहे हैं पाकिस्तान से, कराची से, एक ही जगह से, अलग अलग फ्लाइट से गए, किसी को शक नहीं। भोलू को तो वैसे भी ट्रैवल करने की कोई तकलीफ नहीं थी। कई पासपोर्ट उसके भरे पड़े थे, अलग अलग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के एंट्री एग्जिट के ठप्पों के साथ, कितने सारे वीज़े लगे हुए थे उसको तो। और बैंकॉक में तो वैसे भी वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ फीस भरो और आपका जाते ही वीज़ा लग जाता। तो ये 15 अगस्त को भोलू बैंकॉक पहुंच जाता। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके जो साथी थे वो 15 अगस्त को गए थे, लेकिन भोलू
31 अगस्त को गया। द कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं कराची की मीडिया में, लेकिन डॉन अखबार ने 31 अगस्त लिखा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एडवांस टीम गई उसमें भोलू के वो शूटर पहले भेज दिए, और अभी जब प्लान नज़दीक आएगी, डे ऑफ अटैक चुना जाएगा, फाइनल होगा, और तब मेन बॉस जाएंगे। मुन्ना जिगड़ा ने मेरे साथ बातचीत करते जब थोड़े महीने पहले, उसने कहा था कि वो कई हफ्ते पहले वहाँ पहुँच गया था और एक अच्छे मौके की तलाश में था। तो खैर तारीखों से क्या फ़र्क पड़ता। अल्टीमेटली अगर भोलू 31 को भी गया है अगस्त को, तो हमला तो 14 सितंबर को हुआ था। तो बहुत दिन थे उसके पास और कंफर्म करने की। ये बहुत बार उस जगह पे गए होंगे जहाँ पे इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि छोटा राजन इस बिल्डिंग के इस फ्लैट में छुपा हुआ है, और अब शायद हथियार लेट पहुँचे जब कुछ हुआ जो इनको इतने दिनों का इंतज़ार करना पड़ा। कोई और भी कारण होते हैं, टेक्निकल, दूसरे लॉजिस्टिक, बहुत सारी रीज़न होते हैं। खैर 14 सितंबर को भोलू और उसके साथी, जिनमें मुन्ना जिगड़ा भी होता है, ये लोग अच्छे खासे 3 पीस सूट पहनते हैं। जैसे नॉर्मली क्रिश्चियन लोग जब एक दूसरे को विश करने जाते हैं तो सेरेमोनियल ड्रेस अच्छे खासे सूट पैंट पहन के और वो बो टाई वगैरह लगा के, जैसे बड़े पढ़े लिखे अंग्रेज़ी बोलने वाले। भोलू बेशक अनपढ़ था, लेकिन साउथ अफ्रीका और मोज़ाम्बिक के रह के एक ही भाषा थी जो सीखना उसके लिए ज़रूरी थी, तो कन्वर्सेशनल इंग्लिश अच्छी तरह सीख गया। उसी तरह छोटा राजन भी बाहर रह के आखिरी दिनों में काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लग गया। आपने कई लोगों ने सुना होगा उसकी इंटरव्यूज़ में किस तरीके से वो इंग्लिश का इस्तेमाल करता। खैर तो ये सूट बूट पहन के ये आदमी रात के 9 साढ़े 9 बजे छोटा राजन के घर पे, जो उस समय रोहित वर्मा के पास रह रहा था, उसकी पत्नी थी, नौकरानी थी, एक बच्ची थी उनकी, और इतना लो प्रोफाइल छोटा राजन ने रखा था कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि ये हिंदुस्तान का इतना बड़ा डॉन है। मैंने हैरानी भी होती है कि जब छोटा राजन को पता था कि ऊपर हमला कभी भी हो सकता है, तो उसने आसपास कुछ अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त क्यों नहीं किया। इतना बचपना तो हो नहीं सकता कि वो शक्ति बहुत था, बहुत शक करता था हर आदमी पे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी पे उसको कभी शक नहीं हुआ। ये बड़ी हैरानी की बात। तो खैर अब जो होना होता है, वो जो तकदीर में लिखा है वो आज नहीं तो कल होना ही है। तो रात को 9:30 बजे 2 थाई यंगस्टर्स को चुना जाता, बड़ी हैंडसम थाई बच्चे यंग एज के। उनके हाथ में जो केक के बॉक्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े केक के, और ये कोट पैंट पहन के बढ़िया बाबू वीआईपी किस्म की लुक लेके और अपने हथियार अपने उन कोटों के अंदर छुपा के, ये आदमी 7-8 लोग ये जाते हैं, बड़ी शान से गाड़ियों से उतरते हैं। गेट पे सिक्योरिटी वाले को कहते हैं कि हमारे एक दोस्त का आज सेलिब्रेशन है, हम उसको सरप्राइज़ देने आए। और वॉचमैन ने देखा 2 थाई लड़के हैं, वहीं की दुकान है, केक है, सब है, अच्छे सूटेड बूटेड आदमी हैं, कोई बुरे तो लगते नहीं हैं, बुरे चिट्टे भी हैं, सब ठीक है। उन्होंने ज़्यादा पूछताछ किए बिना उनको भेज दिया, और जब दरवाजे पे जाके बेल बजाई जाती है फर्स्ट फ्लोर पे, तो अंदर से वो जो की होल होती है, वो लेंथ लगा होता है, स्पाई होल भी कहते हैं उसको, उसमें से जब देखा अंदर से किसी ने, उसने देखा तो थाई लड़के खड़े हैं कुछ केक लेके,
हो सकता है उसके पहले कुछ डिलीवरी का ऑर्डर इन्होंने दिया हो खाने पीने का कुछ, ये भी हो सकता, लेकिन बताने वाला कोई नहीं। तो उन्होंने जैसे ही रोहित वर्मा ने दरवाज़ा खोला, कहते वो दरवाजे के सामने खड़े थे, वो मोरी में से देखा गया, 2 आदमी नजर आए, लेकिन और को आदमी तो दीवारों के साथ दरवाजे के दोनों तरफ छिपके खड़े थे, चिपक के, और वो दिखाई नहीं दिए। और इतनी बड़ी अनगहली रोहित वर्मा जैसा शातिर दिमाग आदमी भी कैसे कर सकता है? कारण यही लगता है कि शायद अक्सर वो बाहर से ऐसा रेडीमेड खाना मंगाते होंगे, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने केक ऑर्डर किया हो जिसकी खबर ये दाऊद गैंग के लोगों को लगी हो कहीं से। सोर्सेज होते हैं सबके अपने अपने। खैर, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भोलू फायरिंग करते हुए अंदर घुसता है और साथ में सब के सब लोग घुस जाते हैं। रोहित वर्मा को मौका नहीं मिलता डिफेंस का और वो मारा जाता है। उसको बचाने आई उसकी बीवी को भी एक गोली लगती है और नौकरानी बच्ची को लेके किचन में छिप जाती, लेकिन जिसको मारने गए थे वो नज़र नहीं आता। बाद में पता चला कि बेडरूम का दरवाज़ा बंद है, उसमें होगा। उसमें धारदार गोलियां चला के वो जो लॉक था उसके आसपास, जैसे दरवाज़ा खोला तो इन्होंने एक आदमी को अंधेरे में पीछे वाली खिड़की से जंप करते देखा। जंप करते आदमी पे गोलियां चलाई गई, जो 2 गोलियां छोटा राजन को लगी, एक पेट में एक राइट थाई में, लेकिन तब तक नीचे कूद चुका था। अब इनके लिए बड़ी दुविधा का समय था, बहुत देर रुक नहीं सकते थे, और वो पीछे वाली खिड़की के जहाँ से राजन कूदा था वहाँ जाने के लिए उनको पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगा के वहाँ जाना पड़ता, और इनको पता था गोलियाँ चल गई, आसपास के लोगों को पता चल गया, ज़्यादा देर रुकेंगे तो पकड़े जाएंगे। इन्होंने भागना बेहतर समझा और सब लोग चले जाए। वो बाकी की कहानी आपने सब सुनी है कि मुन्ना जिगड़ा उसके कुछ साथी पकड़े जाते हैं, लेकिन भोला भाई और उसके साथी वापस कराची पहुंचने में कामयाब हो जाते। अब देखिए, अगर मुन्ना जिगड़ा को सुपारी देने का मतलब होता तो उसको जब पकड़ा जाता है 2000 में, तो उसके बाद 2011 में उसकी कहीं जाके बेल होती है, 11-12 में बेल होने के बाद उसका और केस चलता है जो भारत सरकार करती है उसको भारत लाने का, लेकिन 11 साल उसकी सेवा दाऊद ने की, दाऊद गैंग ने की, छोटा शकील ने की, उसके वकीलों का खर्चा दिया, केस लड़ा, उसके बाद उसको भारत आने से रोकने के लिए का केस लड़ा, और अल्टीमेटली उसको पाकिस्तान लेके जाने में कामयाब हो गए। अगर सुपारी दी होती तो उसका केस लड़ने का कोई मतलब नहीं था, और मुन्ना जिगड़ा को तो पाकिस्तान जाना ही था क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे ऑलरेडी पाकिस्तान में बैठे थे। अब भोलू वापस कराची पहुंचता 14 सितंबर के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बहुत वहाँ पे टेंशन का माहौल था। अब दाऊद ने शोएब को बुलाया कि तुम्हें एक काम दिया गया था और वो नाकामयाब हो गया, और उसने शायद ये बोल दिया होगा कि उसमें आपके भी लोग थे नाकामयाब, तो वो भी रहे, तो इनकी काफ़ी मुँहमारी हो जाती। शोएब बहुत दुखी था, और ज़्यादा दुखी दाऊद से नहीं था, वो दुखी था भोलू से, कि भोलू के ऊपर इतना यकीन करके उसने इतना बड़ा रिस्क लिया, दाऊद से काम मिला था वो पूरा नहीं हुआ, तो उसका झगड़ा भोलू से होने लगा। अब 3 महीने बहुत लंबा समय होता है बहस होनी। अब भोलू ने कहा शोएब को कि देखो मेरी कोई बात नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए,
लेकिन वो 3 लोग जो प्रोफेशनल हैं, जिनका काम है पैसा लेके काम करना, उनको आपको पैसा देना चाहिए। दैट्स व्हाट द प्रोफेशनल डिमांड। शोएब ने इनकार कर दिया। शोएब को ये था कि वो दाऊद को उसका 5 करोड़ वापस करके अपनी साख सीधी रखे और इनको पैसे नहीं दे, क्योंकि जो मिस्र में फ्लॉप हो। और भोलू और साथियों को कहना था कि ये मिशन फ्लॉप दाऊद के लोगों की वजह से हुआ, उन्होंने पूरा बराबर तरीके से काम नहीं किया जो करना चाहिए था। जो उस मकान की घेराबंदी होनी चाहिए थी, जो दाऊद के बंदों का काम था, वो नहीं की गई। एक टीम नीचे होनी चाहिए थी आसपास बिल्डिंग के, अगर कहीं भागे तो नीचे काम बजा दिया जाता, लेकिन गलतियां उनकी भी है। अंत में भोलू ने उन तीनों लोगों को अपनी जेब से पैसा दिया। जैसे बताया आपको, पैसा बहुत था भोलू के पास। उसने उन तीनों को पेमेंट कर दी, कहा भाई आप जाओ, खुदा हाफिज। लेकिन शोएब के साथ दुश्मनी हो गई। शोएब बीच बीच में इतना रिश्ता खराब नहीं किया कि भोलू उसके सर पड़े। अंदर अंदर से शोएब भोलू से डरता था कि अगर मामला ज़्यादा बिगड़ गया तो ये मुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। अब मसला खड़ा हो जाता है सर्वाइवल का, पहले कौन किसको मारता है। अंडरवर्ल्ड में ये बात बहुत चलती है। मैंने कई लोगों को मुंबई के अंडरवर्ल्ड को पूछा, आपने उसको क्यों मरवाया? उनका जवाब था कि मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। ये आम कहावत है अंडरवर्ल्ड में। मैंने तो अपना बचाव किया है उसको मार के। वही बात शोएब के दिमाग में आई तो उसने बड़े प्यार से 8 जनवरी 2001 को भोलू को अपने घर बुलाया और भोलू अपनी बहुत बड़ा SUV लेके, जापानी गाड़ी लेके पहुंच जाता। भोलू सतर्क था कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं इसको आज मार डालूंगा। लेकिन इसको पता नहीं था कि शोएब के लिंक बहुत दूर तक इंटेलिजेंस एजेंसी वालों के साथ मिले हुए। उसने कुछ खास अपने अफसर जो हमेशा अपने हिफाजत के लिए बुलाता था, उस दिन भी बुला के रखे। कहा था कि आज इस आदमी का काम करना नहीं तो ये कभी भी हमारे लिए खतरा बन सकता। तो भोलू उसको मिलने जाता 8 जनवरी 2001, बैंकॉक हमले के तकरीबन 3 महीने बाद। तो लेकिन उसके बाद भोलू वहाँ उस घर से वापस नहीं आता, गायब हो जाता। कहाँ गया किसी को पता नहीं। कुछ चंद घंटों के बाद, कुछ घंटे भोलू उसके घर पे था। उसके कुछ घंटों के बाद भोलू की गाड़ी कराची एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में पाई जाती है। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि उस पर ट्रैकर लगा हुआ था। और जब पुलिस, लोकल पुलिस जो भोलू को ढूंढ रही थी, उसकी गाड़ी को ढूंढ रही थी, क्योंकि तब तक मंजर और भोलू के भाई, जो रियल भाई थे उसके, उनको शक हो गया था कि मामला गड़बड़ है, भोलू की जान खतरे में। भोलू गया तो कहाँ गया, लेकिन जब गाड़ी का मुआयना किया गया तो ट्रैकर को स्टडी किया गया, पता चला कि 8 तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक ये गाड़ी शोएब खान के घर के नीचे खड़ी थी। अब शक की सुई शोएब खान के आसपास घूमने लगी। 10 तारीख को डॉन अखबार की खबर छपती है कि भोलू कहने को तो लापता है, लेकिन शायद उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन कत्ल तब तक माना नहीं जाएगा जब तक उसकी बॉडी नहीं मिले, और बॉडी कभी नहीं मिली। क्या हुआ था उस बॉडी?
क्या हुआ था उस दिन, शोएब के घर में क्या हुआ, ये एक भेद रहा तकरीबन 2.5 साल। 2.5 साल के बाद पूरी सनसनी से, सीक्रेसी से पर्दा उठा, जिसने एक बार पूरे पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को हिला के रख दिया। तो उसकी बात करेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।